प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आइए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सिक्स्थ चैप्टर चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लें। नंबर 1 मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर 2 फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन, और फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर फिर लेंज का नियम। इतनी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और डेली लाइफ में इसके बहुत ज़्यादा उपयोग है। प्रेरित विभवांतर, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत आराम से समझ लीजिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशन कुछ नहीं है, केवल समझना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और उसका उपयोग करते हैं। उसका उपयोग करने से पहले पिछले पाठों में जस्ट मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करी थी, और वहां पर अर्थ मैग्नेटिज्म में हमने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक पढ़ा था, और आपसे कह दिया था कि हम ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट हैं इनका उपयोग करेंगे आगे भी, तो उनका उपयोग यहां पर करेंगे। तो प्रेरित विभवांतर क्या है? प्रेरित विभवांतर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। जब किसी चालक छड़ को, रॉड को, तार को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में भी वेग से गति कराते हैं, तो क्या करेगा? वो जो वायर है, वो जो रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में उसको मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटना शुरू कर देगी, क्रॉस करना शुरू कर देगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्रॉस होने के कारण उस चालक तार या उस छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कंटिन्यूअसली समय के साथ क्या होगा? परिवर्तन होगा। लगातार जो जो बल रेखाओं को कोई चालक छड़, कोई तार, रॉड काटते जाएगी, तो चुंबकीय बल रेखाओं के कटने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कंटिन्यूअसली, लगातार मतलब समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता जाएगा। जब लगातार परिवर्तन होगा तो क्या होगा? उस चालक छड़ के सिरों के बीच एक विभवांतर क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि वो इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और वही प्रेरित विभवांतर कहलाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस स्थिति में जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उस छड़ के सिरों के बीच, वही क्या हो गया? प्रेरित विभवांतर। एक ही बात है। ध्यान रखने की ये जरूरत है कि जो ये प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो तभी तक होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में जब तक परिवर्तन होगा तभी तक ये प्रेरित पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा। मान लेते हैं, क्योंकि एक फार्मूला भी लिख देते हैं, वैसे तो डेरिवेशन करेंगे, परंतु जिन बच्चों को की समझ में नहीं आ रहा है, केवल वो एक फार्मूला याद कर लेंगे आसानी के लिए। मान ले कोई छड़ है
कोई तार है, कोई रॉड है, वो चालक तार या छड़ जिसकी लंबाई L है, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, भी वेग से गति कराया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए यदि उसको भी वेग से गति कराया जाए, उसको गतिशील रखा जाए, तो उस छड़ के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। वही पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, प्रेरित विभवांतर कहलाता है। प्रेरित विभवांतर E या कैपिटल V भी इसको कह सकते हैं, इज इक्वल टू BVL साइन थीटा। यहां पर B मैग्नेटिक फील्ड है, V उस चालक छड़ को, तार को किस वेग से गति कराया जा रहा है, उसका वेग है, L उसकी लेंथ है, और थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किस एंगल पे वो मूव कर रहा है। यदि कोई चालक छड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले फार्मूले के रूप में 4 चीजें हमने पढ़ ली थी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये 5वीं चीज हमारे पास आ गई। क्या? E इज इक्वल टू या कैपिटल V इज इक्वल टू VVL साइन थीटा। और ध्यान ये रखना, यदि छड़ चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गति करे, परपेंडिकुलर मोशन में हो, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर E इज इक्वल टू VVL। क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है चालक की गति के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ, गतिज विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। अब जब कोई चालक भी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी लंबाई L हो गति करे, तो उसके सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या? VVL साइन थीटा। ये जर्नल फार्मूला हो गया। और परपेंडिकुलर मोशन में होगा तो इज इक्वल टू VVL। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लें पटरियां हैं, ट्रेन की पटरियां बिछी हुई है, उन पटरियों पर कोई रेलगाड़ी दौड़ रही है, गति कर रही है, मोशन में है। तो रेलगाड़ी की पहियों की धुरी क्या करेगी? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटेगी। देखो, अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर बल रेखाएं होती हैं भाई। उसको हम BE से डिनोट कर रहे थे, और उस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को घटकों में तोड़ रहे थे। हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एक तो क्षैतिज घटक पढ़ा था, एक नति या नमन कोण पढ़ा था, और एक पढ़ा था हमने दिक्पात कोण। और नति कोण ध्रुवों पर 90 था। पिछले पाठों में जाएंगे तो ये सब चीजें हमने जोड़ दे के भी कहा था कि इनका उपयोग हम आगे करेंगे। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का ध्यान रखना, ये बात, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, और ऊर्ध्व घटक वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक और दूसरा ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक तो डाउनवर्ड होता है, ऐसे डाउनवर्ड टू द अर्थ, और दूसरा क्षैतिज घटक जो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ टू नॉर्थ। ये ध्यान रखने की बात है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, पटरियों पर कोई रेलगाड़ी दौड़ रही है, तो पटरी के पहियों की धुरी के बीच एक EMF क्रिएट हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसको प्रेरित विभवांतर कहते हैं।
क्या करेगी? ट्रेन की धुरी, दो पहियों के बीच जितनी भी लंबाई है, वो क्या करेगी? वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक जेड इज इक्वल टू बीई साइन थीटा, थीटा नतिकोण है वहां पर, इसको क्या करेगी? इस वर्टिकल कंपोनेंट के ऊर्ध्व घटक के बल रेखाओं को, फ्लक्स रेखाओं को काटेगी धुरी, जिसके कारण उसकी धुरी के बीच एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। वो जो विभवांतर प्रेरित होगा उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ही कहेंगे। तो E इज इक्वल टू बी भी एल साइन थीटा पड़ा था, वो साइन थीटा तो थीटा एंगल पे जब मोशन था वो स्थिति। यहां पर थीटा क्या है? नतिकोण। यहां पर जो ट्रेन है वो वर्टिकल कंपोनेंट के क्या परपेंडिकुलर पटरियों पर दौड़ेगी, उस थीटा से कोई लेना देना नहीं। बी इज इक्वल टू बी भी एल, इज इक्वल टू बी भी। अब यहां पर बी के बदले कितना लेंगे? जेड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दिस बी इज इक्वल टू बी ई साइन थीटा। थीटा क्या है? नतिकोण। यहां पर थीटा क्या है? नतिकोण। तब प्रेरित विभवांतर क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू बी के बदले आप रखोगे जेड, जेड बी साइन थीटा, जितना भी नतिकोण वहां पर होगा भी एल। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, एक निश्चित ऊंचाई पर वायुयान उड़ा है। वायुयान कैसे उड़ा है? क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक फिक्स्ड हाइट पे यदि एरोप्लेन उड़ रहा है और उसके पंख पृथ्वी के क्या करेंगे भाई? उड़ा है तो पंख जो है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में उड़ाओ, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर या किसी एंगल पर, जब क्षैतिज दिशा में वायुयान उड़ेगा तो उसके पंख क्या करेंगे? ये पंख क्या करेंगे? ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? ये वर्टिकल कंपोनेंट वाली फील्ड लाइंस को क्रॉस करेंगी। क्या करेंगी? ऊर्ध्व बल रेखाओं को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व बल रेखाओं को लगातार काटेंगी, जिसके कारण पंखों के नोकों के बीच एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। कितना? जेड बी इज इक्वल टू जेड वी एल साइन थीटा। यहां पर भी क्या रखेंगे? बी वी एल साइन थीटा था, देखिए ये वी वी एल साइन थीटा था, वी के बदले जेड रख देंगे, ई इज इक्वल टू बी वी एल, बी के बदले जेड रखेंगे, भी उसकी वायुयान जिस चाल से चल रहा है पंख की चाल भी वही होगी, एल वायुयान के पंख के सिरों के बीच की, मतलब पंख की लंबाई है। क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें। तो E इज इक्वल टू जेड, जेड का मतलब बी साइन आई साइन थीटा, वी एल, बी के बदले चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल कंपोनेंट जेड, जेड इज इक्वल टू बी साइन आई साइन थीटा, और भी वायुयान का वेग क्या है, और एल पंख की लंबाई कितनी है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, देखिएगा। यदि कोई वायुयान नीचे उतर रहा हो या ऊपर उठ रहा हो, तब उसके पंख किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। पंख या तो पूरब पश्चिम में हो सकते हैं या उत्तर दक्षिण में हो सकते हैं। दो कंडीशन है देखना, कोई वायुयान या तो नीचे उतर रहा हो या ऊपर उठ रहा हो, परंतु उसके पंख कैसे हों? पूरब पश्चिम दिशा में। और ऐसी स्थिति में पंख जो है पूरब पश्चिम दिशा में है, तो ये पंख क्या करेंगे?
ऊपर उठते समय और नीचे उतरते समय क्या करेंगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक बी के बदले एच लेंगे। एच इज इक्वल टू बी ई कॉस थीटा। उन बल रेखाओं को लगातार काटेंगे। कौन काटेगा? पंख। तब ऐसी स्थिति में पंख के नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और वो प्रेरित विभवांतर E इज इक्वल टू बी भी एल। बी के बदले क्या लेंगे? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच। एच इज इक्वल टू बी ई कॉस आई। आवश्यकता पड़ने पर रखेंगे भी किस वेग से वायुयान जो है नीचे ऊपर उठ रहा है, एल जो है पंख की लंबाई है। यदि पंख कहां हो? उत्तर दक्षिण दिशा में। यदि उत्तर दक्षिण दिशा में होगा तो तब तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी साउथ नॉर्थ ही होता है। तब पंख क्या करेगा? नीचे उतरते समय या ऊपर उठते समय ना तो ऊर्ध्व घटक को काटेंगे और ना ही क्षैतिज घटक को काटेंगे, तो उसके सिरों के बीच फिर कोई भी प्रेरित विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। चौथा एग्जाम्पल देखिए, पूरा पश्चिम दिशा। देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक में होंगे, कुछ अदर बुक्स में मिल जाएंगी आपको, जो भी और बुक किताबें आप पढ़ रहे होंगे उनमें मिल जाएंगी, और एग्जामिनेशन में इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। चौथा एग्जाम्पल, पूरा पश्चिम दिशा में एक धातु की छड़ को किसी ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिरा दें। कैसे गिराएं? उस छड़ को पूरब पश्चिम दिशा में रख दें किसी ऊंचाई पर, क्षैतिज से फिर नीचे को पृथ्वी की ओर उसको छोड़ दें। क्या करेगा भाई? वो छड़ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक वाली बल रेखाओं को काटेगी। क्षैतिज घटक वाली बल रेखाओं को काटेगी तो छड़ के सिरों के बीच एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। E इज इक्वल टू बी भी एल। बी के बदले एच। एच इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। थीटा मीन्स नतिकोण है वहां पर, तो प्रेरित विभवांतर। यदि यही छड़ किसी ऊंचाई से छोड़ी जाए, परंतु वो छड़ कैसे रखी हो? उत्तर दक्षिण दिशा में रखी हो। उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित किसी चालक छड़ को, किसी तार को यदि हम स्वतंत्रतापूर्वक पृथ्वी की ओर छोड़ दें, तब क्या होगा? ना तो वर्टिकल कंपोनेंट को क्रॉस कर पाएगी, ना ही क्षैतिज कंपोनेंट को क्रॉस कर पाएगी। वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में से किसी को भी नहीं काट पाएगी, तो उसके सिरों के बीच कोई भी प्रेरित विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल, कोई खिलाड़ी है, ट्रैक पे दौड़ रहा है खिलाड़ी, क्षैतिज ट्रैक है, वो यदि तेजी से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब दिशा में दौड़े तो क्या करेगा? वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज बल रेखाओं को काटना शुरू कर देगा। तब बी के बदले एच लेंगे। तब भी वेग से वो दौड़ रहा है, एल उसकी लंबाई है, खिलाड़ी की लंबाई नापी जाती है पैर के तलवों से सिर चोटी तक की। तो उसके सिर और पैर के तलवों के बीच एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा। वो होगा E इज इक्वल टू या कैपिटल V इज इक्वल टू एच वी एच। बी के बदले यहां एच आ रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक वाली बल रेखाओं को वो काटेगा। अब यदि यही खिलाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर दौड़ता, तब वो उस
के पैर और सिर के पैर के तलवों और सिर के बीच कोई भी प्रेरित विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ना तो अब वो क्षैतिज बल रेखाओं को काट पाएगा और ना ही ऊर्ध्व घटक वाली बल रेखाओं को काट पाएगा। इसलिए कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन भी होंगे। हमने कहा है क्योंकि जब भी प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा, यदि वो बंद परिपथ होगा तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा की दिशा के निर्धारण के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, परंतु उस नियम को पढ़ने से पहले ये जो प्रेरित विभवांतर E इक्वल टू बी वी एल या वी वी एल साइन थीटा आया, ये कैसे आया, इसको ड्राइव कर लेते हैं। जिन बच्चों को डेरिवेशन नहीं आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आप केवल जब भी किसी एल लंबाई के चालक छड़ को, तार को, रॉड को चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से भी वेग से गति कराया जाता है, तो उस चालक छड़ के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसी को प्रेरित विभवांतर कहते हैं। वो प्रेरित विभवांतर के लिए सूत्र जो है उसको याद रखना, E इक्वल टू या कैपिटल भी कह लीजिए, बी वी एल साइन थीटा। बी चुंबकीय क्षेत्र, भी उस चालक का वेग, एल उसकी लंबाई और उसको चुंबकीय थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किस कोण पर वो गति कर रहा है। इस फार्मूले को हम ड्राइव कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, प्रेरित विभवांतर की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कर रहे हैं लारेंज बल के पदों में। ये देखिए, लारेंज बल के पदों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करते हैं, मतलब प्रेरित विभवांतर के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला निकालते हैं। दो तरीके हैं, मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेथड लिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉरेंज फोर्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें समझने की भी हैं, खाली पढ़ने की नहीं है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित आवेश और प्रेरित धारा की हमने पीछे अध्ययन किया है इसी चैप्टर में। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की व्याख्या जो आवेशित कण होता है उस पर लगने वाले लारेंज बल के आधार पर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। समझिएगा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए यदि वो भी वेग से गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, चुंबकीय बल। वही चुंबकीय बल लारेंज बल कहलाता है। Fm इज इक्वल टू कितना, Q V B साइन थीटा। और यदि वह कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, लंबवत प्रवेश करता है भी वेग से, तब ये लारेंज बल अधिकतम होता है। और ये भी पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ये पढ़ा था कि ये जो चुंबकीय बल होता है, इस चुंबकीय बल की दिशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। अब हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये देखिएगा, एक फ्रेम ले लिया। एक फ्रेम है, ये देखिए, ये फ्रेम है, एक आयताकार फ्रेम है। इसका एक सिरा ओपन है, इधर वाला है। KL और MN दो पटरियां हैं और K और M को हमने क्लोज कर दिया, एक तार लगा दिया, यहां पर भी एक फ्रेम हो गया ये। और इस फ्रेम पे एक छड़ रखी हुई है, हमने एक रॉड रखी हुई है। देखिए, इस रॉड को थोड़ा मोटा दिखा रखा है, इस रॉड का नाम दिया है हमने PQ। और ये जो KL और MN जो दो समांतर पटरियां हैं,
इन दो समांतर पटरियों को हमने एक तार द्वारा एक सिरा इसका जोड़ भी दिया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, और बी को हमने क्रॉस द्वारा दिखा रखा। देखिए ये क्रॉस द्वारा दिखा रखा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इसका मतलब हो गया कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर है, डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब हम क्या करें, इस चुंबकीय क्षेत्र में पटरियों के ऊपर जो हमने रॉड रखी है, एल लंबाई की एक छड़ रखी है पी क्यू, इस छड़ को हम भी वेग से चलाते हैं। कहां को चलाएं? दाईं ओर को, राइट हैंड साइड को इसको मूव करा रहे हैं भी वेग से। और यह भी पता है कि जब हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उस पर लॉरेंज बल F = ILB sin थीटा, F = ILB लगेगा। और इस चालक छड़ में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक छड़ के सरफेस पे होंगे, वो सरफेस पे गति करेंगे। किससे गति करेंगे? अनुगमन वेग से। हमने पढ़ा हुआ है जब भी किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक न्यूनतम वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं। धारा और अनुगमन वेग में हमने रिलेशनशिप निकाला था पीछे। चलिए, तो इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक निश्चित वेग से क्या करेंगे भाई? एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करना शुरू कर देंगे। गति करना शुरू कर देंगे तो भी वेग से, क्योंकि चालक छड़ को हम भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में चला रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलेंगे। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो F = QVB sin थीटा, इसी से निकालेंगे। F = QVB sin, Q के बदले क्या ले लेंगे? E। भी के बदले भी ही है, भी वेग से चलेंगे वो, और B चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, वह बल होगा कितना? Fm = EQBV, Q के बदले EVB। और इस बल की दिशा हम किससे निकाल लेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है भाई। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाओगे तो ये जो चालक छड़ है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय बल कहां से कहां को आएगा? इस पी सिरे से क्यू सिरे की ओर आएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को एक दूसरे के अभिलंबवत आप रखेंगे, क्योंकि बी कहां को है? डाउनवर्ड। और भी वेग कहां को लग रहा है? इस पर, आगे को। और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन चलने के कारण क्या फ्लो होगी? इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें करंट फ्लो होगी इस चालक में। और करंट की डायरेक्शन इस चालक में कहां से आएगी? Q से P की ओर। जब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चलेंगे P से Q की ओर, तब करंट ऐसे फ्लो होगी ऊपर को फ्लो होगी। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाइए या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाइए तो ऐसे आएगी। धारा की दिशा ऐसे आएगी। इस पर बल आगे को लगेगा, दाईं ओर को भी वेग से गति करा, और चुंबकीय क्षेत्र डाउनवर्ड है। ठीक, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लग गया F = EBV। और इस बल, ये जो चुंबकीय बल होगा वो इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है।
इलेक्ट्रॉन इसका मतलब कहां से कहां को चलेंगे, इस पी सिरे से क्यू सिरे की ओर चलेंगे, जिसके कारण ये पी सिरे से इलेक्ट्रॉन क्यू सिरे की ओर आएंगे, तो ये क्यू सिरा तो हो जाएगा ऋण आवेशित, यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते रहेंगे, और पी सिरा जो हो जाए वहां पर धन आवेशित बन जाएगा, पी सिरे पर धनावेश एकत्र हो जाएगा और क्यू सिरे पर। अब माना पी सिरे से क्यू सिरे की ओर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, और इस पर चुंबकीय बल कहां को लग रहा है, पी से क्यू की ओर, और धारा कहां को बहेगी, ऊपर की ओर। और विद्युत क्षेत्र दो सिरों के बीच, एक सिरा धनावेशित दूसरा ऋणावेशित, दो सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया, तो विद्युत क्षेत्र कहां को उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र कहां को उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र होगा इस धन सिरे से ऋण सिरे की, और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करता है। विद्युत क्षेत्र पी से क्यू की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है भाई, ध्यान। धनावेशित कण पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और ऋणावेशित कण पर विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन देखिए, इस इलेक्ट्रॉन, माना हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कहां को लग रहा है, नीचे को क्यू की तरफ, और विद्युत बल कहां को लग रहा है, पी की तरफ। तो आते हैं आगे, ऐसी में इलेक्ट्रॉन छड़ के पी सिरे से क्यू सिरे की ओर विस्थापित होंगे, जिसके कारण छड़ का, इस पर हमने डिस्कस कर दिया है, पी सिरा तो धनावेशित हो जाएगा और क्यू सिरा ऋणावेशित हो जाएगा। उस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। इस प्रकार चालक छड़ के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम प्रेरित विभवांतर कहेंगे। और ये प्रेरित विभवांतर यदि भी हो, तो विद्युत क्षेत्र E हो, तो E इज इक्वल टू V अपॉन L, L चालक की। अब इसकी दिशा कहां से होगी, इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, अर्थात P से Q सिरे की ओर होगी भाई, Q सिरे की ओर होगी। और इस विद्युत क्षेत्र में जो छड़ में इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल कहां को लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, अर्थात क्यू सिरे से पी सिरे, बस यही ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, क्यू ई होता है, क्यू के बदले स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन है, तो ई इंटू कैपिटल ई के बदले भी अपॉन एल। चौथा स्टेप आ गया। अब ध्यान ये देना है कि जब ये प्रोसेस चलती रहेगी, छड़ के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय बल के कारण उत्पन्न गति का विरोध करती है भाई। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है छड़ के सिरों के बीच, चुंबकीय बल के कारण उत्पन्न गति का विरोध करती है। जैसे जैसे छड़ के क्यू सिरे पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, विद्युत क्षेत्र ई का मान बढ़ता जाता है, और उस ई का मान है कहां को, पी से क्यू की ओर, नीचे की ओर। एक स्थिति ऐसी आती है कि एफ ई का मान एफ एम के बराबर और विपरीत हो जाता है, तो संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और इसी स्थिति में छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा। जब भी एफ ई बराबर एफ एम हो जाएगा, छड़ के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, वही प्रेरित विभवांतर है भाई। और प्रेरित विभवांतर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम। एफ ई कितना है, क्यू ई, क्यू के बदले स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई भी अपॉन एल इज इक्वल टू एफ एम है ई बी बी, ई ई कैंसिल हो गया, सो भी इज इक्वल टू बी वी एल। ये प्रेरित विभवांतर आ गया। इस भी को बुक्स में आपकी
क्षण का वेग भी है। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से यदि वो थीटा कोण बनाते हुए गतिशील हो, जो पीछे हमने पढ़ा, तब भी या E इक्वल टू वी वी एल साइन थीटा। ये प्रेरित विभवांतर नंबर 5 जो हमने पीछे पढ़ लिया है, इसका डेरिवेशन हो गया भाई, सिंपल सा। एक दूसरा तरीका भी है इसको निकालने का, परंतु आप एक तरीके से याद कर लीजिएगा। अब ये प्रेरित विभवांतर हो गया। जब भी कोई चालक क्षण चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से गति करेगा थीटा कोण बनाते हुए, तो उस चालक क्षण के सिरों के बीच एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो गया। उस प्रेरित विभवांतर भी या एप्सिलॉन या E इज इक्वल टू वी वी एल साइन थीटा, इसको याद कर लीजिएगा। ये डेरिवेशन भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रेरित विभवांतर यदि हमारी समझ में आ गया, डेरिवेशन जिसकी समझ में नहीं आ रहा है वो केवल इस फार्मूले को याद कर लेगा, क्या, वी वी एल साइन थीटा। तो हम एक और चीज पढ़ते हैं, चालक क्षण। अभी हमने एक रॉड ली थी, यदि उसको फ्रेम पे हम चला रहे थे, यदि उस फ्रेम का एक सिरा हम तार से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो उसमें प्रेरित धारा भी बहेगी, और प्रेरित धारा बहेगी तो शक्ति क्षय भी होगा। उसको भी स्टडी कर लेते हैं। ये दिखेगा, एक चालक क्षण पी क्यू थी, इस फ्रेम के एल और एम एन में हम उसको चला रहे थे। चुंबकीय क्षेत्र ये था, चुंबकीय क्षेत्र इस कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, और इस आयताकार फ्रेम को हम यहाँ के और एम को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया एक तार द्वारा। इस रॉड पी क्यू को, जिसके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर हमने पीछे निकाल दिया, E या V इज इक्वल टू वी वी एल, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रही थी। अब इसको हम इस फ्रेम के ऊपर भी वेग से कहां को चलाएं, ये देखिए, ये दाईं ओर को चला रहे हैं, और कुछ समय के बाद ये इस पी क्यू स्थिति से पी डैश क्यू डैश तक पहुंचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इसका मतलब जब इस चालक छड़ को हम इस फ्रेम पे चला रहे हैं तो वर्क डन भी होगा, वर्क डन होगा तो पावर लॉस भी होगी। परंतु पहले हमने प्रेरित विभवांतर पढ़ा। प्रेरित विभवांतर इस चालक छड़ पी क्यू के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर V इक्वल टू बी वी एल, और इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही थी, इलेक्ट्रॉन इस सिरे को आ रहे थे तो करंट फ्लो हो रही थी इसमें S, I की डायरेक्शन है इसमें एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि इतना समझ में आ गया तो इस चालक छड़ के सिरों के बीच जो विभवांतर हो गया, प्रेरित विभवांतर VVL हो गया। इस VVL के कारण चूंकि ये क्लोज सर्किट फॉर्म हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होगी। वो करंट फ्लो होएगी कितनी, ओम्स लॉ लगा दीजिए, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, E अपॉन आर, E इज इक्वल टू BVL अपॉन आर। आर क्या हुआ, इस सर्किट का मतलब रॉड का रेजिस्टेंस हो गया। और प्रेरित धारा, ये देखिए, ये नया नियम है। प्रेरित धारा हमने पीछे पढ़ा हुआ है, लेंज लॉ हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है। उत्पन्न किससे हो रही है भाई, यहां देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स में यहां चेंज, बल रेखाओं को काटेगा इस पर, जब हम इसको चलाएंगे तो उसका अपोज करेगा। अब प्रेरित धारा की दिशा का निर्धारण हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ करके करेंगे भाई।
प्रेरित धारा, जिन परिपथों में भी प्रेरित धारा बहेगी, हमेशा प्रेरित धारा की दिशा के निर्धारण के लिए हमको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाना पड़ेगा। उसको अभी पढ़ते हैं। अच्छा, अब इस चालक छड़ में प्रेरित धारा बह रही है तो शक्ति क्षय निकाल लेते हैं। ये देखिएगा, चालक छड़ पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण छड़ PQ पर उसके वेग की दिशा के विपरीत एक बल लगेगा। भाई कहां को लगेगा? हम इस पर आगे को, इधर को बल लगा रहे हैं, तो उतना ही बल इस चालक छड़ पर क्या करेगी? उसकी गति की दिशा के विपरीत लगेगा, उसके चलने का विरोध करेगा। तो वो बल कितना हो गया? F इज इक्वल टू ILB के ही बराबर होगा। जो हम राइट हैंड को जिस बल से चला रहे हैं उतना ही बल इसके विपरीत भी लगेगा। अच्छा, अब ये बल F इज इक्वल टू I हमने ऊपर निकाला है। देखिए, I इज इक्वल टू BVL अपॉन R, BVL अपॉन R इंटू LB ऐसा ही रख दिया। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया? देखिए, B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V अपॉन R। यदि चालक छड़ PQ की गति को इस फ्रेम पर, जो ऊपर हमने फ्रेम दिखाया KLMN, भी वेग से बनाए रखे, इस पर चलाते रहे, आगे को बढ़ाते जाए, तो शक्ति क्षय होगी। तो जो आवश्यक पावर इसमें यूज होगी वो हमने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू F इंटू V पढ़ा हुआ है। तो P इज इक्वल टू F इंटू V, F हमने ऊपर निकाल दिया। ये देखिए, ये सेकंड स्टेप, और इसमें हम F इंटू V इसमें मान रख देते हैं। तो शक्ति क्षय P इज इक्वल टू कितना हो गया? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसका यूज करेंगे, ये नंबर 7। प्रेरित धारा यहां पर निकाली, I इज इक्वल टू BVL अपॉन R, ये नंबर 6, और ये नंबर शक्ति क्षय नंबर 7। तो इसी के साथ साथ हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। क्या? जब किसी चालक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उस चालक छड़ के सिरों के बीच एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और वो प्रेरित विभवांतर कितना होगा, ये आपकी NCERT बुक में एक एग्जाम्पल भी है। उसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंड्यूस्ड EMF पढ़ रहे हैं, तो इंड्यूस्ड EMF के लिए हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया, और ये एग्जाम्पल आपकी NCERT बुक में है। क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, L लंबाई की तांबे की एक छड़ चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा BL स्क्वायर, या हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, कुछ भी कहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है। समझिएगा, बहुत 2 लाइन का है। ये देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को, जिसकी लेंथ L है, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कराया जा रहा है। हमने रॉड OA, इसकी लेंथ ली है L, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रोटेट कराया जा रहा है। मान लें जब किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाएगा तो ये क्या करेगी? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कागज के तल के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हैं उनको लगातार क्रॉस काटेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय
परिवर्तन होगा तो इस चालक के छड़ के सिरों के बीच, इस चालक छड़ के सिरों के बीच एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। उसको निकालने के लिए हमने क्या करा, देखिए इस चालक छड़ के केंद्र से, ये देखिएगा अच्छे से देख लीजिएगा, इसके केंद्र से हमने x दूरी पर एक बिंदु लिया, dx लंबाई का एक छोटा सा खंड ले लिया, इसके केंद्र से x दूरी पर, यह x डिस्टेंस इतनी हुई, हमने dx लेंथ का एक सेगमेंट ले लिया, एक छोटा सा खंड ले लिया जिसकी लेंथ है dx। यदि इस खंड का रेखीय वेग, कोणीय वेग तो है ही है, साथ में रेखीय वेग भी तो होगा, भी वेग हो, रेखीय वेग भी हो, तो छड़ के इस खंड द्वारा प्रति सेकंड कितना एरिया शिफ्ट होगा? 1 सेकंड। अरे भाई, क्षेत्रफल गुणा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई तो होगी इसकी dx, ये घूमेगा तो 1 सेकंड में कितना शिफ्ट होगा, कितना खिसकेगा? 1 सेकंड में कितना खिसकेगा? v, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय 1 सेकंड, v इंटू डी एक्स, डी आई इज इक्वल टू v इंटू डी एक्स। पर सेकेंड जो ये एरिया शिफ्ट करेगा, डी ए इज इक्वल टू v इंटू डी एक्स। ऐसी कंडीशन में इस खंड के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर, ये जो छोटा सा खंड है डी मान लीजिए, हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। मॉड ले रखा है मैंने, मॉड, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, तो माइनस डी अपॉन डी टी, फाइव मीन्स बी, ये होता है एरिया कितने शिफ्ट हो गए, तो डी इज इक्वल टू बी डी ए अपॉन डी टी, बी को बाहर कर दीजिए, फिर डी ए अपॉन डी टी, और डी ए अपॉन डी टी, डी टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो डी इज इक्वल टू बी डी ए। अब डी ए है v इंटू डी एक्स, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी इज इक्वल टू बी भी इंटू डी एक्स। इसको चलिए, इसको मत कहिए और आगे बढ़िए, डी इज इक्वल टू, अब v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है भाई, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, यहां आर के बदले x डिस्टेंस पे लिया है हमने, v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, तो यहां पर v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये d इज इक्वल टू b इंटू ओमेगा इंटू एक्स डी एक्स, v इज इक्वल टू आर, आर के बदले x ओमेगा हुआ b ओमेगा एक्स डी एक्स। अब देखिए, L लंबाई की छड़ के सिरों के बीच अब पूरा कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, तो हम क्या कर दें, इसका इंटीग्रल कर दें और लिमिट ले लें 0 टू L, 0 टू, लिमिट ले लेंगे 0 टू L। तब देखिएगा ये आ गया भाई, E इज इक्वल टू डी का इंटीग्रल कर देंगे, तो बोथ साइड इंटीग्रल कर दिया, तो ये आ गया E इज इक्वल टू 0 टू L बी ओमेगा एक्स डी एक्स। बी ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, एक्स डी एक्स लिमिट होगी 0 टू L, एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दीजिए 0 टू L, तो ये L स्क्वायर अपॉन 2, तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, इसका भी यूज करेंगे कई जगह, ये नंबर 8वीं चीज। जब भी किसी L लंबाई की छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाएगा, उस छड़ के सिरों के बीच एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, वो प्रेरित विभवांतर बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2 होगा। तो ये भी कई बार उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया है। अब
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, भंवर धाराएं, ये दो टॉपिक अभी और बच गए हैं। परंतु आज इस लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। शेष रिमेनिंग टॉपिक्स को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। ओके।